करेंगे तो सीधा सा बात है कि tan r का वैल्यू 1.5 बाय म्यू के बराबर अगर आ जाता है तो उस केस में हमारा पोलराइजेशन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले r को निकालेंगे। अगर यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ a पे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट a अगर जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 इंटू साइन i इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन r। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साइन r इक्वल्स टू हो जाएगा साइन i डिवाइडेड बाय म्यू। ये लिख सकते हैं हम लोग? अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां से समझने वाला पार्ट, म्यू का अगर मिनिमम वैल्यू होगा तो आर का मैक्सिमम वैल्यू, म्यू का मिनिमम वैल्यू मतलब आर का मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा बात है कि आर का मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग निकालें वो अगर जाएंगे तो इसका आई का वैल्यू अगर 90 डिग्री रखें तो आर मेरा मैक्सिमम, और अगर आर मैक्सिमम होगा तो वही आर इस पे फॉल कर रहा है, वही आईपी की जगह पे आएगा। और यहां अगर हम आर रखेंगे तो अगर आर मैक्सिमम हो तो म्यू हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमको फोकस किस पे करना है, आर के मैक्सिमम होने पे। आर का मैक्सिमम होगा कब, म्यू तो एक गिवन वैल्यू है, आर मैक्सिमम हम कब कर सकते हैं, जब आई मेरा मैक्सिमम हो। तो अब इसमें लिख लेंगे कि आई इक्वल्स टू फॉर मिनिमम म्यू, जो हम लोग लेकर के चल सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है, ठीक है, यही रहेगा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर तक मेरा पोलराइजेशन ना हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर तक पोलराइजेशन ना हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब आई हो गया, आई मैक्सिमम। 90 से ज्यादा तुम कर नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि अगर पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मैक्स से अगर बड़ा होता है, तो अगर हम, क्योंकि आई बढ़ाने पे आर मेरा बढ़ेगा, आर मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आई 90 रखा तो आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम जो भी फॉल करेगा यहां पे, उसका वैल्यू अगर पोलराइजिंग एंगल से कम होगा तो इसका मतलब है कि किसी भी हालत में पोलराइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल। बात समझ में आया नहीं आया? अरे बात समझ में आया नहीं आया? तो ठीक है। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर अगर हम लिखते हैं तो दिस विल बी व्हेन आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आई इक्वल्स टू 90 डिग्री रख दिया यहां पे, तो साइन आर का वैल्यू कितना हो गया, साइन आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा साइन 1 बाय म्यू। अब हम निकालते हैं tan r। तो tan r इससे निकालने जाएंगे तो tan r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब तो अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि फॉर नो पोलराइजेशन R शुड बी लेस देन IP, मतलब tan R शुड बी लेस देन tan IP। अब यहां लास्ट इधर लिख देता हूं, तो tan R के जगह पे वैल्यू रखेंगे तो tan R का वैल्यू हो गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस शुड बी लेस देन 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू, तो हो गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन, ये हो जाएगा 3/2 म्यू। तो इससे हम लोग अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाय, यहां लास्ट लिख रहा हूं, 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन, दिस इज 3 बाय मतलब 9/4 म्यू स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर इज लेस देन 9 म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 9 म्यू स्क्वायर, मतलब 5 म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, हो जाएगा 9, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन 3/√5। इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू अगर बात करेंगे तो दिस शुड बी 3/√5। ये हो गया आंसर। तो मेरा फर्स्ट पार्ट ये है लिखने का, दिस इज फर्स्ट। फिर ये जो है यहां से सेकेंड पार्ट, जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हमारा ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सबको कि हम आई का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले जा सकते हैं, 90 तक, और उस बीच में कभी भी आर का वैल्यू जो है पोलराइजिंग एंगल के बराबर ना आए। तो 0 से 90 तक ले जाने में आर का वैल्यू जो है मैक्सिमम, अगर हम 90 पे रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर जो है वो पोलराइजिंग एंगल से कम होगा, तो पोलराइजेशन होने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। बात समझ में आया नहीं आया? तो वही कंडीशन लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अच्छा, अब हमारा खत्म हो गया सब कुछ। जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों हमारा जो है वो दे रखा है लॉ ऑफ मैलस पे। तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर एम तो नहीं बताऊंगा इलस्ट्रेशन में, क्वेश्चन नंबर ओ बता देता हूं, और 22 और 23 दे देता हूं स्टूडेंट टास्क में। या बता दो, जल्दी बोलो। हिंट क्या है? तो जो एक क्वेश्चन बताऊंगा वही है, हिंट तो कुछ है ही नहीं लॉ ऑफ मैलस है सब में। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसी क्वेश्चन पे बाकी कर लेना। इलस्ट्रेशन वाला बता रहा हूं। लिख लिया सब? अरे सब लिखा नहीं लिखा? लिख लिया, ठीक है। नहीं, अभी दो लड़कों ने लिखा, जल्दी लिख लो। ए सर, हम्म और कितना टाइम? मैक्सिमम 15 मिनट मैक्सिमम। एक क्वेश्चन बताया तो बस। अरे आंसर तो जब तक सॉल्व नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा मेरे ख्याल से। व्हाट इज द एंगल? 22 का तो 45 डिग्री है, वो याद है। वो तो अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो दूसरे का आंसर तुरंत आ जाएगा। वो दूसरे वाले का आंसर, क्योंकि जब तक मैं सॉल्व नहीं करता हूँ क्लास के अंदर तब तक मेरे को किसी का आंसर पता नहीं होता है। और इवन अगर 5 बार भी सॉल्व करूंगा तो जिस समय पे उस इंस्टेंट पे नहीं सॉल्व करूंगा तब तक आंसर नहीं पता होता है। इसलिए आंसर का तो बता ही नहीं सकता मैं कभी भी। मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 22 ही बता देता हूं आपको, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, बस इतने पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 बता देता हूं, उसके बेसिस पर कर लेना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है। कह रहा है कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू एन आइडियल पोलराइजर। तो एक अनपोलराइज लाइट है जिसका इंटेंसिटी है आई, और पास करता है एक आइडियल पोलराइजर से। बताया था अनपोलराइज लाइट जब भी किसी पोलराइजर से पास करेगा तो उसका इंटेंसिटी हो जाता है आई नॉट। कहा अनदर, एक तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे। 22 हमने लिया एक अनपोलराइज लाइट जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का हर डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया
अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। कहा कि ये किसी एक पोलराइजर से पास करते हैं, इस पोलराइजर जिसका ये है पोलराइजर ए, इसको पोलराइजर ए ले लिया, इसका कुछ भी ट्रांसमिशन एक्सिस ले लो, मैं ये ले लेता हूं इसका ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस। हमको पता है कि यहां का इंटेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है आई, तो जब इससे पास करेगा तो इस जगह पर इंटेंसिटी जो हो जाएगा, क्योंकि अनपोलराइज लाइट जब भी पास करता है तो आई नॉट बाय टू, कहा कि आई नॉट बाय टू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए, तो दूसरा ए के बिहाइंड में हम लोग यहां पर एक रख रहे हैं, इसको I1 थोड़ा बगल में लिखता हूं कि ये I1 लिख रहा हूं मैं आई नॉट बाय टू, और उसके बाद बोला कि यहां पर एक पोलराइजर रख रहे हैं जिसका नाम है बी, तो ये लिख लेना हूं पोलराइजर बी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के हिसाब से मैं ऐसे शो कर देता हूं आपको, अरे तब तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये सिचुएशन ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि जो बिहाइंड रखा हमने पोलराइजर बी को, और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी आई बाय टू, तो यहां पे बोला कि जब हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो ये आई बाय टू होगा। अब एक बात हो गया, इसको आई लिखा था ना तो आई लिखेंगे, तो I1 का वैल्यू है आई बाय टू, बोला कि जब बी से पास करें तो आई बाय टू हो गया। अब मेरे को बताना इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बता सकते हैं, इसके और इसके बीच का जो ट्रांसमिशन एक्सिस होगा उसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा, उसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो हमारा सेम अगर आ रहा है इसका मतलब हो गया कि ये मेरा पैरेलल होगा। तो पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया कि आफ्टर पासिंग थ्रू बी अगर इंटेंसिटी आई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया पैरेलल। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गया कि ए पास एक्सिस ऑफ ए एंड बी विल बी पैरेलल। तो यहां से हमको विथ इंफॉर्मेशन, जो विथ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो विथ इंफॉर्मेशन व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ ए एंड बी विल बी पैरेलल। तो ये मेरा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ यहां से। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि नाउ अनदर पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि तीसरा हमने रखा सी, तो जब हम सी को प्लेस करते हैं तो ये मेरा पहला डायग्राम हो गया, मतलब पहले डायग्राम से ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा। यहां तक क्लियर सबको? अरे अब दूसरे डायग्राम पे जा रहा हूं। दूसरे, ये बात तो पता चल गया कि ए बी एक दूसरे के पैरेलल में है। अब कहा कि हम एक बीच में तीसरा पोलराइजर रख रहे हैं। ये पोलराइजर है हमारा, ये लाइन है जो इस दोनों के पैरेलल है, ये सी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि नाउ अनदर पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, द इंटेंसिटी बियॉन्ड बी इज नाउ फाउंड टू बी आई बाय 8। अब बी के बाद हमको इंटेंसिटी आई बाय 8 आ रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर ए एंड सी? तो ए और सी के बीच में क्या एंगल रखे पास एक्सिस का? तो मैं पास एक्सिस का एंगल ले लेता हूं यहां पे थीटा। अब थीटा पे आएगा तो एक बात तो क्लियर है कि जो मेरा आएगा ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई होगा यहां पे इस डायरेक्शन में, और I1 का वैल्यू हो जाएगा आई बाई टू। जब इस पर आएंगे तो डायरेक्शन मेरा इसके पैरेलल आएगा, और अगर हम I2 लिखने जाएंगे तो I2 हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? थीटा एंगल पे रखा है हमने। अब यहां से आओगे तो ये मेरा डायरेक्शन है, मतलब इसके पैरेलल वाला। मेरा ट्रांसमिशन एक्सिस तो ये वाला है, ये था मेरा एंगल, तो ये एंगल अभी भी कितना है? थीटा है।
इस बार जब ये पास करेगा तो इसका कंपोनेंट फिर वापस हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर वाला। लेकिन हम देखेंगे कि पास एक्सिस जो इसका है, ये है पास एक्सिस, तो मैं डार्क से जो बना रहा हूं वो पास एक्सिस है। तो ये पास एक्सिस जो पहले वाले के साथ बना रहा है थीटा, मतलब इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो चूंकि इस लाइन ऑफ पोलराइजेशन के साथ एंगल थीटा, तो I3 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 cos स्क्वायर थीटा। अरे ये पॉइंट क्लियर सबको? तो बस क्वेश्चन में I3, वेयर I3 इज गिवन टू अस, यहां पे लिख सकते हैं कि वेयर I3 इज गिवन टू अस I/8। तो हम क्वेश्चन का शुरुआत यहां से करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे कि I3 इक्वल्स टू I2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख लेंगे I/8। I2 की जगह पे लिखेंगे तो I1 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया I1 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब I/8 हो गया, I1 का वैल्यू कितना है, I/2 है, तो ये हो गया I/2, ये हो गया cos टू द पावर 4 थीटा। तो cos टू द पावर 4 थीटा कम्स आउट टू बी 1/4, मतलब cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/2 एंड cos थीटा कम्स आउट टू बी 1/√2। सो थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। अरे भेजा में कुछ गया नहीं गया? तो ये डायग्राम हो गया आफ्टर इंसर्टिंग पोलराइजर सी। हर क्वेश्चन में बस इतने काम करना होता है। अरे बात समझ में आया ना सबको? 23वां डाल लो स्टूडेंट टास्क में। इलस्ट्रेशन वाला अधिक से अधिक बोलोगे तो 2 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि इसी डायग्राम को यूज कर लूंगा मैं इसमें। थियरी कैसा भी हो, क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में बस एक लॉ ऑफ मैलस यूज करने आ जाए, और दूसरा है हमको कि अगर वो वाला जो बाउंड्री पे फॉल करने वाला है उसके लिए वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला जो बात कर रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल वाला, बस वो चीज याद रखना, ब्रिस्टर लॉ जो है, बस ब्रिस्टर लॉ याद रखोगे और दूसरा लॉ ऑफ मैलस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। वैसे हर साल इसी पे क्वेश्चन आता है। ब्रिस्टर लॉ पे बहुत कम कभी मैंने देखा है, बहुत पहले देखा था, 3, 4, 5 साल पहले एक क्वेश्चन था। आंसर देखो मेरे को याद नहीं है, ये भी मेंस का क्वेश्चन ही है, 2019 या 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस का ही। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पोस्ट करवा दूंगा इसका आंसर आपको, या मे बी कि ये आपके इसमें होगा, वेव ऑप्टिक्स का जो लेवल 1B है ना, उसमें प्रोबेबली ये क्वेश्चन होगा आपको, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के क्लासरूम के लिए रखा था, सिर्फ इसलिए कि मेंस वाला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन बता दूंगा तो एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि मेंस में ये सब क्वेश्चन जो है रिसेंट में आया हुआ है। तो लेवल 1B में देखोगे तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन अवेलेबल है, जल्दी इसको कंप्लीट करो। हाँ, 21st क्वेश्चन जो है मेंस 2019 का, आपके लेवल 1B में वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका सोल्यूशन भी दिया होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं है। तो उसको स्टूडेंट टास्क में डालो, लिखो सब स्टूडेंट टास्क उसको, क्वेश्चन नंबर 23। तब तो ये अगर समझ में आ गया है, तब तो इसमें जो इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें अधिक से अधिक बस इतने बोला हुआ है कि यहाँ का इंटेंसिटी I0 है, बताता हूँ उस क्वेश्चन में I0 है, यहाँ पे I0/2 हो जाएगा। बोला कितने एंगल थीटा पे रखें। ये जो लास्ट वाला पोलराइजर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि इसके पर क्रॉस बनाता है, पहले और दूसरे का जो पास एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाता है। क्रॉस बनाने का मतलब समझना कि इसका पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री पास का। अब क्वेश्चन में ये बोला कि यहाँ पे I0 था अनपोलराइज लाइट का, और उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू दिस तीसरे पोलराइजर से, उसके बाद शायद I0 बाय कुछ 8 या 16 क्वेश्चन में दे रखा है,
कितना हो जाता है देखो, अच्छा 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है और आई नॉट 32 दे रखा है। तो आई नॉट 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखा था और बोला कि i3 का जो वैल्यू है वो है 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर आता है। तो बताओ भैया ये थीटा का वैल्यू क्या है? तो पहला देखो, फर्स्ट अगर हम i2 लिखने जाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब हम इस पर जाएंगे तो ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा था इसके साथ, ये एंगल थीटा था, ये लाइन। इसका मतलब है कि ये जो 90 डिग्री पे एंगल था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 90 था। मतलब इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है इसके बीच का एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब i3 लिखने जाएंगे तो हम क्या लिख लेंगे, i3 इक्वल्स टू i2 इज आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो i3 इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट बाई 8 और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 3 दे रखा है, ये 32 दे रखा है, बाय 8 किया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमारा जो है ये 4 हो गया, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू √3/2 आ गया, 2 थीटा का वैल्यू 60 हो गया, थीटा का वैल्यू 30 हो गया। अरे बात समझ में आया नहीं आ गया, तो यही तो करना होता है। अब तो अभी खत्म करते हैं 21 को। आप जो भी क्वेश्चन था एक हम लोग का 21 वाला, उसको स्टूडेंट टास्क में डाल देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां से एक दो बात जो कि डेफिनेट है, जो लेवल 1B है वो एकदम इमीडिएटली पोलराइजेशन के क्वेश्चन और डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन जरूर कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर आपको डिफ्रैक्शन भूल जाओगे।